तो एक बार की बात है, एक शहर में दो व्यापारी रहते थे। दो के दोनों ही जूता बनाने और बेचने का काम करते थे, पर इन दोनों में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। अब जो इन दोनों में से पहला व्यापारी था वो एक बहुत ही बड़ी शू मेकिंग कंपनी का मालिक था, पर जो दूसरा व्यापारी था वो किसी भी कंपनी का मालिक नहीं था, बल्कि वो खुद से घर से ही जूते बना करके लोगों को बेचा करता था। अब जो व्यापारी घर से ही जूते बना करके बेचता था उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि उसको कई कई दिन तक तो भूखा ही रहना पड़ता था। अब ये व्यापारी दूसरे व्यापारी को देख करके बहुत ही ज्यादा जलता था और सोचता था कि भगवान ने उसके साथ ही ऐसा क्यों किया और दूसरे को एक बड़ी सी जूते बेचने वाली कंपनी का मालिक बना दिया। एंड वो दिन रात बस यही सोचता था कि एक बार इसकी कंडीशन भी मेरे जैसे हो जाए तो इसे पता चलेगा कि असली में गरीब होना कैसा होता है। और होता भी कुछ ऐसा ही है। एक बहुत ही बड़ा लॉस होने के बाद उसे अपनी कंपनी बेचनी पड़ती है और दूसरे आदमी से थोड़ा सा उधार लेकर के वो भी घर से ही जूते बना करके बेचने लगता है। पर अब क्योंकि ये पहले एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसे काफी सारी स्ट्रेटेजीज पता थी कि एक बिजनेस को कैसे जमीन से खड़ा करके आसमान तक ले जाया जाता है। और अपनी इन्हीं स्ट्रेटेजीज को यूज करके उसने अपने बिजनेस की काफी ज्यादा ग्रोथ कर ली और काफी अच्छे पैसे कमाने लगा। और देखते ही देखते उस व्यापारी की दुकान पर काफी ज्यादा कस्टमर्स की भीड़ लगने लगी, जिसके कारण उसने एक सेल्समैन भी रख लिया। और थोड़े ही टाइम के बाद शहर के एक और इलाके में उसने अपने जूते बेचने की दुकान खोल दी। और ऐसे ही धीरे धीरे करके उस व्यापारी ने काफी ज्यादा लोगों को अपने साथ काम में रख लिया और वो सिर्फ कैश और अकाउंट्स का काम देखता और शहर के कई सारे इलाकों में अपनी जूते बेचने की दुकान खोल दी। और देखते ही देखते ये व्यापारी फिर से एक बहुत ज्यादा अमीर इंसान बन जाता है। अब ये सारी चीजें होते हुए वो पहला व्यापारी देख रहा था और सोचता था कि यार इस इंसान ने मेरे से काफी देर बाद में दुकान खोली, फिर भी आज इतना ज्यादा ग्रो कर गया और मैं आज भी वहीं का वहीं हूँ। एंड अपने इन्हीं सारे सवालों से परेशान होकर के ये व्यापारी उस अमीर व्यापारी के पास जाता है और उससे पूछता है कि यार तुमने मेरे इतने टाइम बाद दुकान खोली, तुम मेरे से ज्यादा गरीब हो गए थे, पर फिर भी तुमने ऐसा क्या किया कि तुम आज इस पोजीशन पे हो। अब उसकी ये सारी बातें सुन करके वो दूसरा व्यापारी बोलता है कि देखो मैंने कुछ ज्यादा खास तो किया नहीं, पर मुझे पैसों को लेकर के कुछ ऐसे रूल पता थे जो अगर तुम्हें पता होते तो तुम मेरे से भी ज्यादा ग्रो कर सकते थे। वो कहता है कि ज्यादातर लोग ये सोच लेते हैं कि अगर वो गरीब हैं तो ऊपर वाले की मर्जी से हैं और अगर अमीर हैं तो ऊपर वाले की मर्जी से हैं, पर वो ये चीज भूल जाते हैं कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए उन्हें खुद ही काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पैसों को लेकर के कुछ ऐसे रूल जो आपके माइंडसेट को एक नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव माइंडसेट की ओर ले जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इमेजिन करो दो लोग हैं और दोनों की ही अर्निंग लगभग सेम है। कहने का मतलब है कि महीने के आखिरी में दोनों के ही बैंक अकाउंट में 40,000 रुपीज़ एज अ सैलरी क्रेडिट हो जाते हैं। पर दोनों के बीच में एक फ़र्क है कि एक आदमी रिच माइंडसेट वाला है और दूसरा पुअर माइंडसेट वाला। तो जब रिच माइंडसेट वाले आदमी की सैलरी क्रेडिट होती है तो वो उसका 50% मतलब कि 20,000 रुपीज़ पहले ही अलग कर देता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और ये सोचता है कि उसकी सैलरी बस 20,000 ही है जिससे उसे अपने महीने के एक्सपेंसेस क्लियर करना है। और जो 20,000 उसने पहले ही निकाल लिए थे उन्हें वो स्टॉक्स और काफ़ी अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करेगा ताकि उसे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले। क्योंकि उसे एक बात पता है कि आज भले ही वो पुराना फ़ोन यूज़ कर रहा है, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन रहा है और ना ही अच्छी कार ड्राइव कर रहा है, पर फ्यूचर में ये सब कुछ होगा क्योंकि उसने जो पैसे अभी इन्वेस्ट किए हैं वो बाद में काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। पर वहीं पे पुअर माइंडसेट वाला पर्सन सैलरी मिलते ही 50% से तो अपने मंथली एक्सपेंसेस पूरे कर देता है, पर बाकी के 50% से वो लाइबिलिटीज़ को EMI पे लेता है। जैसे कि नया आईफोन ले लिया, ब्रांडेड कपड़े ले लिए, नया मैक ले लिया। और वो ये सारी चीज़ें बस इसीलिए करता है ताकि वो अमीर दिखे और जब दूसरे लोग उसको देखें तो उन्हें ये लगे कि अपनी लाइफ को काफ़ी लग्जीरियस वे में जी रहा है। पर रियलिटी तो ये होती है कि ये इंसान EMI के बोझ के नीचे दबा हुआ है, पर इतने में भी ये सेटिस्फाई नहीं होता और एक नई कार ले लेगा EMI के ऊपर ही, ये जानते हुए भी कि कार एक लाइबिलिटी है और उसकी प्राइस फ्यूचर में ग्रो नहीं होगी बल्कि घटेगी ही। एंड अगर कोई इस आदमी से इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछेगा तो ये बोलेगा कि नहीं, स्टॉक मार्केट वगैरह बहुत ज़्यादा रिस्की है। बट रियलिटी ये है कि अगर इसने फुल नॉलेज के साथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया रहा होता तो मे भी ये स्टॉक मार्केट के थ्रू अपनी लाइफ लॉन्ग वेल्थ क्रिएट कर सकता था। एंड इस चीज को रॉबर्ट कियोसाकी का ये कोट काफी अच्छे से टारगेट करता है। वो कहते हैं कि पुअर पीपल स्टे पुअर बाय एक्टिंग रिच एंड रिच पीपल स्टे रिच बाय एक्टिंग पुअर। कहने का मतलब है कि गरीब लोग अमीरों जैसा दिखते हैं इसलिए पुअर रहते हैं और अमीर लोग गरीबों जैसा दिखने को ट्राई करते हैं इसलिए वो अमीर रहते हैं। एंड यही रीज़न है कि अमीर और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं एंड गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो जल्दी से जल्दी अपनी 9 to 5 को छोड़ के फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते होंगे।
बट द थिंग इज कि फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में कैपिटल होना चाहिए कि आपको फिर आगे काम करने की ज़रूरत ना पड़े। एंड आप में से मैक्सिमम लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का बस एक ही तरीका पता होगा कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दो। एंड विथ ड्यू रिस्पेक्ट ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मेथड है, बट इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। सबसे पहला सवाल जो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी के स्टार्ट होने से पहले उठता है वो है हाउ मच मनी यू नीड। इस क्वेश्चन को कुछ लोग स्किप कर देते हैं, बट द रियलिटी इज कि बिना इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर पता हुए आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको यही पता करना है कि आपको एग्जैक्टली कितना अमाउंट चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कितना पैसा चाहिए कि उसके बाद आपको फिर लाइफ में काम करने की ज़रूरत ना पड़े, तो मुझे आपका तो नहीं पता, बट मोस्ट ऑफ द पीपल इसका गलत जवाब ही देंगे। वो बोलेंगे 15 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ या फिर इवन कुछ लोग तो 100 करोड़ भी बोल देते हैं, बट द रियलिटी इज फार अवे फ्रॉम दिस। इमेजिन करो कि अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करते हो तो आपके फैमिली का भी मंथली एक्सपेंस 50,000 के अंदर ही होगा, मतलब साल का 6 लाख और 10 साल का 60 लाख। मतलब अगर हम इन्फ्लेशन को भी काउंट करें तो आपके फैमिली का अगले 40 साल का एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ अराउंड 3 करोड़ के करीब ही होगा। कहने का मतलब है कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 करोड़ ही स्टोर करने होंगे। अब आपको एग्जैक्ट नंबर तो पता चल गए, एंड अब जानते हैं कि आप इन नंबर्स को अचीव कैसे करेंगे, क्योंकि मेन गेम तो वही है। तो स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के वैसे तो काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, बट 4 तरह के ही ऐसे लोग होते हैं जो इनमें इन्वेस्ट करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 4 तरह के लोग होते हैं। एंड इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में हो। तो सबसे पहले आते हैं वो लोग जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग में बिलीफ रखते हैं, मतलब ये किसी भी म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या फिर किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक में 30 से 40 साल तक इन्वेस्ट रहने देते हैं। एंड फिर आते हैं दूसरे तरह के लोग जो कि अपने 9 to 5 जॉब में ही खुश रहते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, एंड मंथ एंड आने से पहले ही ये अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देते हैं एंड फिर क्रेडिट कार्ड के ऊपर जिंदा रहते हैं। एंड देन आते हैं तीसरे तरह के लोग, एंड ये सबसे अलग हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बकवास है, सो हम इन लोगों के बारे में बात ही नहीं करेंगे। एंड फिर आते हैं चौथे तरह के लोग जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम को अपनी 40 की एज में ही अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि ये 80 to 90 की एज तक वेट करना नहीं चाहते हैं। एंड नो डाउट 40 एक आइडियल एज होती है रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि इस एज में आप अपने पैसे को आने वाले 10 से 20 साल तक एंजॉय भी कर सकते हो, एंड इससे पहले आपने 10-15 साल तक काम भी किया होता है। तो सबसे पहले आपको यही डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो, क्योंकि अब जो मैं आपको 4 तरीके बताने वाला हूँ स्टॉक मार्केट से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के, वो आपको तभी समझ आएंगे जब आप इन 4 में से एक कैटेगरी चूज करते हो। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं उन 4 तरीकों से जिनके थ्रू आप स्टॉक मार्केट से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो देखो यार, वैसे तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके होते हैं, बट मेजरली मैं आपको अभी 4 तरीके बताने वाला हूँ, विच आर इंट्राडे ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, बाय एंड होल्ड इन्वेस्टिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो अब इन सारे तरीकों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एंड आपने भी इसका नाम कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। एंड जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इंट्राडे में आपको अपना प्रॉफिट एक ही दिन में बुक करना होता है। कहने का मतलब है कि इस मेथड में आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को कम प्राइस में बाय करते हो, एंड फिर जैसे ही आपको 1 से लेकर 3% के बीच का प्रॉफिट मिलता है तो फिर आप सेल कर देते हो। एंड अब आप लोगों को लग रहा होगा कि 2 से 3% में क्या ही हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट में ट्रेड करते हैं, जिनसे उन्हें छोटे से परसेंटेज में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है। एंड इंट्राडे ट्रेडिंग एक लौता मेथड नहीं है ट्रेडिंग करने का, स्टॉक मार्केट में और भी काफ़ी ज़्यादा तरीके अवेलेबल हैं, जिनमें से एक तरीका है मोमेंटम ट्रेडिंग। सो द नेक्स्ट मेथड ऑफ ट्रेडिंग इज मोमेंटम ट्रेडिंग। एंड मोमेंटम ट्रेडिंग को हम और भी काफ़ी ज़्यादा नाम से जानते हैं, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। बट अनलाइक इंट्राडे ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग में आप शेयर्स को एक ही दिन में सेल नहीं करते हो। इसमें आप शेयर्स को कम प्राइस में बाय करते हो एंड 1 से 2 दिन से लेके 1 से 2 महीने तक होल्ड करके रखते हो, जब तक आपका प्रॉफिट नहीं हो जाता। एंड प्रॉफिट कमाने के लिए मोमेंटम ट्रेडिंग में भी आप सेम प्रोसेस को फॉलो करते हो, मतलब कि शेयर्स को कम प्राइस में बाय करके हाई प्राइस में सेल करना, या फिर हाई प्राइस में बाय करके और ज़्यादा हायर प्राइस में सेल करना। सो स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करने का थर्ड मेथड है बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी।
इस स्ट्रेटेजी में आप किसी भी शेयर को उसके इंट्रिंसिक वैल्यू पे या बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे बाय करते हो एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक होल्ड करके रखते हो। ये स्ट्रेटेजी वन ऑफ द ट्रस्टेड एंड प्रूव्ड मेथड है स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करने के लिए। और कॉमन स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट बुक के ऑथर फिलिप फिशर कहते हैं, इफ यू हैव डन द जॉब ऑफ फाइंड द बेस्ट स्टॉक करेक्टली देन द बेस्ट टाइम टू सेल इज नेवर। पर इसमें भी आपको एक बात हमेशा ध्यान देनी है कि आप कभी भी गलत स्टॉक पे इन्वेस्ट नहीं करना है। मतलब कि अगर किसी स्टॉक की मार्केट पे हाइप चल रही है तो ज़्यादातर लोग उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर देते हैं, बट वो बहुत ही गलत मूव होता है क्योंकि कई केसेस में वो स्टॉक वापस रिवाइव ही नहीं कर पाता और लोग काफ़ी ज़्यादा हैवी लॉस उठाते हैं। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेथड ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ फ्रॉम स्टॉक मार्केट इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। सो ये मेथड काफ़ी कुछ बाय एंड होल्ड मेथड के जैसा ही है, बट इसमें एक डिफरेंस है क्योंकि इस मेथड में आप ज़्यादातर केसेस में स्टॉक्स को कभी सेल ही नहीं करेंगे। एंड इस मेथड में भी 3 पार्ट होते हैं, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड एक्टिविस्ट इन्वेस्टिंग। तो चलिए इन तीनों को अब एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सो ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आप किसी भी ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू कंपाउंडिंग आपका इन्वेस्टेड अमाउंट काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाएगा जिससे आपकी लाइफ लॉन्ग वेल्थ क्रिएट होगी। एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप एक काफ़ी ज़्यादा पहले से ही अच्छी परफॉर्म कर रही कंपनी में ही इन्वेस्ट करोगे एंड क्योंकि उस कंपनी के फंडामेंटल पहले से ही स्ट्रॉन्ग होंगे सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो रहेगा। और वैल्यू इन्वेस्टिंग एक काफ़ी ज़्यादा सेफ प्ले है क्योंकि इसमें आपका लॉस होने का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। सो इसका लास्ट पार्ट है एक्टिविस्ट इन्वेस्टिंग। इस मेथड में आप किसी भी कंपनी का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा बाय कर लेते हो जिससे आपको भी उस कंपनी के बोर्ड मेंबर में एंट्री मिल जाती है। सो ये थे वो 4 तरीके जिनके थ्रू आप स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। एंड अगर आपको पूरा का पूरा रोड मैप चाहिए स्टॉक मार्केट के थ्रू वेल्थ क्रिएट करने का तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।